Morning everyone. Our next topic is depression of freezing point. It is our third colligative property. फर्स्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड थर्ड वन इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो सबसे पहले बात करें फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. तो किसी भी सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है जिस पर उस सब्सटेंस का लिक्विड फेज़ में जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए सॉलिड फेज़ में वेपर प्रेशर के. ठीक है. तो सॉलिड, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज़ कब होगा, जब उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो आप फ्रीजिंग को कैसे बता सकते हो कि फ्रीजिंग जो है वो सॉलिड और लिक्विड फेज़ के बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. यानी सॉलिड फेज़ का वेपर प्रेशर जब लिक्विड फेज़ के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. अब हमने ये देखा था पीछे जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, तो हमने ये देखा कि जब भी हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. यानी आप क्या देख रहे हो कि आपका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है. तो जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो जो सब्सटेंस है वो लोअर टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. आपका जो सॉल्वेंट था, लिक्विड सॉल्वेंट था, उसके अंदर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स किया. जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स किया तो आपका जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. अब सॉल्वेंट का यानी आपका जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वेपर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर सॉलिड का लिक्विड के इक्वल हो जाए. ठीक है. तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले से ही कम हो गया तो अब कम टेम्परेचर के ऊपर ही वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का या लिक्विड का डिक्रीज होने के कारण जो टेम्परेचर है वो भी अब कम हो गया, क्योंकि कम टेम्परेचर के ऊपर ही वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया. और जब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, कमी आ गई. और ये डिप्रेशन किसकी वजह से आया, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आने की वजह से. अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर के बीच में. तो हम क्या देखते हैं, जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो हमें एक तो सॉल्वेंट के लिए यानी लिक्विड के लिए ग्राफ प्लॉट करना है. दूसरा, जब हमने उसने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया है, सॉलिड मिक्स कर दिया है, मतलब सॉल्यूशन बना दिया है, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है. तो हमें ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. एक तो ये वाला ग्राफ आता है, एक ये वाला ग्राफ आता है, और फिर उसके बाद में स्ट्रेट लाइन आती है. ए टू बी जो है वो ग्राफ है आपका लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, और जो आपका सी डी वाला जो ग्राफ है, ये वाला डी वाला जो ग्राफ है, डी ई वाला, ये जो ग्राफ आता है वो आपके यहाँ है, ये ई. ये जो ग्राफ आता है आपके, वो आपका ग्राफ आता है सॉल्यूशन के लिए. देखना आप क्या देखते हो यहाँ पे, ये जो ई, सॉरी ये ई यहीं है कि लिक्विड और सॉलिड. पहले तो आप लिक्विड यानी सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन के ग्राफ का कंपैरिजन करो. आप देखो लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो यहाँ पे है, और जो आपका सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे है. वो कैसे आया वो हम डिस्कस करेंगे अभी. पहले तो ये देखो कि लिक्विड का टेम्परेचर तो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है. इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है. कि पहले प्योर का तो ज़्यादा था, जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. अब देखो इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या है. जैसे जैसे हम कूलिंग करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. ये चीज़ हमें ग्राफ से अच्छे से दिखाई दे रही है. हम टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. ठीक है. और हमें जब हम प्योर सॉल्वेंट के लिए देखते हैं तो हमें कैसा कर्व देखने को मिलता है, ए बी वाला जो कर्व है हमें वो कर्व देखने को मिलता है. ठीक है. फिर उसके बाद आप ये देखो कि बी के ऊपर ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है,
ये जो लिक्विड है ये क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, सॉलिड के फॉर्म में आने लगता है। यानी आप ये क्या यहाँ पे बी पे क्या बोल सकते हो कि ये जब फ्रीज होने लग गया, इसका मतलब ये किसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, आपका जो प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद आप क्या देखते हो, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, यानी आप और ज़्यादा टेम्परेचर को कम करते हो तो जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट था वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। तो ये बी वो पॉइंट है जहाँ पर फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ऐसे ही आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो सॉल्यूशन के लिए तो आपको डी से ई तक, वही कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डी से ई तक वेपर प्रेशर कम होता है। लेकिन ये वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट से कम है, और ई के ऊपर आपका सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। यानी धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन था वो ई पॉइंट पर इस टेम्परेचर पर पहुंचते ही फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो ये सॉल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो लिक्विड जो सॉल्वेंट है, अगर हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो बी पर वो क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। सॉल्यूशन जो है वो ई पर फ्रीज होने लगता है। तो बी पर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो टी एफ नॉट है, और ई पर जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो आपका टी एफ है। तो आपने क्या देखा कि प्योर का टेम्परेचर तो हमारा क्या था, ये वाला था, और जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ये वाला था, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। तो हमने जब हम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे गए तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि डेल्टा टी एफ जो है वो क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो डेल्टा टी एफ आपका क्या हो गया, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। फिर उसके बाद इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही सेम हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या आएगा, एलिवेशन के लिए हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने डेल्टा टी बी को क्या बोला था कि वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के एफ बोलते हैं, और ये के एफ वही है जैसे वहाँ पे के बी आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी भी वैल्यू किस में होती है, किलो केजी पर मोल के अंदर, ठीक है। फिर हमें पता है मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो वही फॉर्मूला हमने लिखा है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हो गए आपके, ठीक है। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सॉल्वेंट का वेट हो गया, और अगर हमने ग्राम में ले रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो के एफ के साथ एम है, एम की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। हमें क्या चाहिए, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालना है, तो हम सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे तो आपका जो एम है वो यहाँ चला जाएगा और टी एफ जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आपने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, उसमें आप ये देखते हो कि आपका ये जो मोलर मास होता है ये टी एफ यानी आपकी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से कि मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आगे हमारे काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मोलर मास निकल के आ गया। अब हमें सारी चीज़ें पता होगी तो हम मोलर मास को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि के बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर मास के ऊपर, गैस कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है, और आपका जो टी बी था उसके ऊपर, और डेल्टा एच वेपराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही यहाँ पे जो आपका के एफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर मास प्योर सॉल्वेंट के इनटू गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे टी बी की जगह हम क्या ले लेंगे, टी एफ नॉट की प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह क्या लेंगे डेल्टा एच फ्यूज़न। ये आपका वही सेम फार्मूला है। अब हमारे पास नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, डिफ्यूज़न क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो देखो डिफ्यूज़न सिंपली क्या होता है, डिफ्यूज़न जो है वो क्या होता है, आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उसकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, जिसकी वजह से क्या बन जाए, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप,
ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन आप डिफ्यूज़न की ये भी दे सकते हो कि वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। मेनली हम स्पॉन्टेनियस टर्म जो है वो यूज़ में लेते हैं गैसियस जो सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस जो मिक्सचर होते हैं उनके लिए। जैसे हमने क्या कर रखा है, हमने एक कंटेनर ले रखा है जिसके अंदर हमने KMnO4 डाल दिया, ठीक है, और उसके अंदर वाटर डाल दिया। हम देखेंगे कि डिफ्यूज़न की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़े टाइम बाद कैसा हो जाता है, कम्प्लीटली पर्पल कलर का हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हुई सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की। ये KMnO4 सॉल्यूट के पार्टिकल्स और ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, पर्पल कलर का हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। अब हमारे पास आता है ऑस्मोसिस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो, ऑस्मोसिस जो टर्म है उसके अंदर हम यूज़ में लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। एक तो सॉल्वेंट यूज़ में लेंगे और एक टर्म यूज़ में लेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहले सुन लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने से पास होने देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने में से पास नहीं होने देती है, ठीक है। जैसे हम ये बोल सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। फिनोल जो है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। सेलुलोज जो होता है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से पास होने देती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं। अब देखो ऑस्मोसिस होता है क्या है, कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में मूव करना ही क्या है, ऑस्मोसिस है। कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो है हाई लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो पास आउट होना है वो ही क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का सिंपल मीनिंग अगर हम समझे तो क्या बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है, पुश करना, एक तरीके से धक्का देना, लेकिन किसको, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, और वो भी कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होना। जैसे ये एग्जांपल देखो, हमने क्या कर रखा है कि एक एग है हमारे पास जिसका शेल हटा दिया, उसको एक तो वाटर में डिप कर दिया, एक NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। वाटर में डिप करने पर तो वो स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, और NaCl के सॉल्यूशन में डालने पर श्रिंक हो जाता है। वाटर में डालने पर स्वेलअप क्यों हुआ, क्योंकि वाटर से जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चले गए, अंदर की तरफ चले गए। और जो NaCl है उसमें क्या हुआ कि अंदर वाला जो सॉल्वेंट था वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो एग जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। और जो वाटर के साथ है, तो वाटर के साथ जो है अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गई, लोअर हो गई, और बाहर कंसंट्रेशन क्या हो गई, हायर हो गई। और जब हम NaCl के साथ बात करें तो NaCl के कंडीशन में क्या हो गया, श्रिंक हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, बाहर कंसंट्रेशन हायर हो गई और अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या हो गई, लोअर हो गई। तो लोअर से हायर कंसंट्रेशन मूव कर गए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। अब हम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस करें तो ऑस्मोसिस जो है उसके अंदर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ में लेते हैं, डिफ्यूज़न में नहीं लेते। डिफ्यूज़न के अंदर हमारे सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। और ऑस्मोसिस के अंदर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि हमारा डिफ्यूज़न जो है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये जो है वो अप्लाई होता है, ये यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये अप्लाई होता है हमारा सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, ये हमारा जो है गैस और सॉल्यूशन दोनों के लिए। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि हमने क्या किया, एक थिसिल ले रखी है
एक मतलब फनल टाइप का ले रखा है, और इस फनल को हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन से फिल कर दिया। जैसे ये हमारा फनल है, इसके अंदर हमने कलर्ड शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, ये रहा। इसके नीचे की तरफ हमने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और इसको उल्टा करके डिप कर दिया वाटर के अंदर। तो हम थोड़े टाइम बाद क्या देखते हैं कि इस जो थिसिल है, इसके अंदर जो शुगर के सॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करके अंदर की तरफ चले गए, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये क्या हो जाता है, जो लेवल है वो स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया शुगर के सॉल्यूशन और वाटर के बीच में, कि वाटर जो अंदर पास हुआ था उसमें से कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अब क्या हो रहे हैं, वाटर के अंदर भी बाहर निकल रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी में, जितने अंदर गए थे उतनी ही क्वांटिटी में बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। यानी आप ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे आके जो शुगर सॉल्यूशन है आपका और वाटर जो है उसके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अब देखो हम क्या बोलते हैं कि जो आपका कॉलम है, थिसिल है, उसके अंदर एच हाइट तक हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब इस एच हाइट तक सॉल्यूशन आने पर जो प्रेशर कॉलम एग्जर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो आपकी थिसिल है, फनल है, उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर है, जो कि क्या करता है, ऑस्मोसिस को सेटअप कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो थिसिल के थ्रू, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के लिए डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो आपका फनल है उसके थ्रू लगाया गया प्रेशर, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस सेटअप हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। और पाई आपका क्या हो गया, एच डी जी। एच आपकी वो हाइट जितना लेवल इंक्रीज हुआ, डी डेंसिटी हो गई, और जी आपका पता ही है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक तरीके का एस्लरेशन, ग्रेविटेशनल एस्लरेशन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि हमने क्या ले रखा है, एक रेक्टेंगुलर फ्लास्क ले रखा है, ये देखो। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फ्लास्क को हमने डिवाइड कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इधर ए पार्ट के अंदर तो हमने प्योर सॉल्वेंट फिल कर दिया और बी पार्ट के अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, इधर पिस्टन P1 लगा देते हैं, इधर पिस्टन P2 लगा देते हैं। अब क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो इधर जाएंगे, जैसे ही ये इधर जाएंगे तो ये लेवल इंक्रीज होगा। ये लेवल इंक्रीज हो गया तो प्रेशर जो पिस्टन है वो कहाँ जाएगा, P2 पिस्टन ऊपर जाएगा, और P1 वाला प्रेशर पिस्टन जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो शुगर सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो P2 पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और P1 पिस्टन क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है, मींस P2 को हमें उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाना है और हमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें अब P2 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, बाहर से कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, ऑस्मोसिस को रोक सके। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर, वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो कि हम सॉल्यूशन के ऊपर यानी शुगर सॉल्यूशन पे जो लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाए, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एंट्री रुक जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन पे, या डेफिनेशन को करेक्ट करने के लिए बोल दो, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी वजह से ऑस्मोसिस को स्टॉप किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब देखो एक टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी हमने ऑस्मोसिस को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स कर सकते हैं, हम क्या करें, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा दें, तो क्या होगा, हमने सॉल्यूशन के ऊपर जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो ऑस्मोसिस रुक गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर दें, तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के ही ऊपर अप्लाई कर रहे हैं,
तो सॉल्यूशन के साइड के जो पार्टिकल्स हैं अब वो क्या होने लगेंगे, सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे। पहले तो क्या होता था कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन में आता था, लेकिन हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो कहाँ जाने लगेगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा। यही हो रहा है, इस एग्जाम्पल से समझ लो कि हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जितना लगाया तो ये सब रुक गया, कोई किधर आ जा नहीं रहा। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो इसके जो सॉल्वेंट है वो कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, कि हम ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। जब हम उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाने लगेंगे, सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। RO भी लिख सकते हो, ठीक है इसको। और ये देखो, इसका हम प्रैक्टिकली बहुत यूज़ में लेते हैं। RO पढ़ता है ना, RO जो वाटर प्योरिफिकेशन में काम में आता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर ही बेस्ड है। सी वाटर से हमें जो प्योर वाटर चाहिए वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये RO आपका सी वाटर से जो डिस्टिलेशन है वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर ही बेस्ड है। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो प्योर वाटर जो है वो स्क्विज़ हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ रुक जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी पॉलीमर्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो वर्क करती है। जैसे आप देख सकते हो कि सेल्यूलोज एसीटेट, मैंने बताया था सेल्यूलोज की जो फिल्म होती है, सेल्यूलोज एसीटेट जो होता है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए वर्क कर सकता है, क्योंकि ये वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन इम्प्योरिटीज़ और आयंस के लिए जो है इम्परमिएबल है। तो देखो ये रहा सी वाटर, हमने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो सी वाटर जो है वो इधर प्योर वाटर के अंदर चला जाएगा। यही सेम हमारा RO के अंदर भी होता है कि इम्प्योरिटीज़ रुक जाती है और हमें क्या मिल जाता है, प्योर वाटर मिल जाता है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं। तो सबसे फर्स्ट जो लॉ है वो आता है वॉन्ट ऑफ बॉयल लॉ। वॉन्ट ऑफ और बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, और वॉन्ट ऑफ लॉ जो है वो और देख लो। वॉन्ट ऑफ क्या बोलता है कि जो टेम्परेचर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के, जब हमने एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हम प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हैं वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और वॉन्ट ऑफ क्या बोलता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, TV। वही एक हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हमने यहाँ पे S बोल दिया, और आप S की जगह डायरेक्ट R भी लिख सकते हो। तो आपका क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू ST/V, ठीक है। और S जो है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो। तो आपका क्या बन जाएगा, पाई V इधर लिख दिया इज इक्वल टू RT। और अगर हम N मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पाई V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRT, ठीक है। N मोल्स अगर हमारे पास है तो पाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, V आपका वॉल्यूम हो गया, N नंबर ऑफ मोल्स हो गए, R गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर हम इसको बात करते हैं सॉल्यूट के टर्म्स में, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो देखो तो हमने यहाँ पे N2 लिख दिया, तो N2 ये क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू N2/V/RT, ठीक है। अब हम N2 पता ही है हमें क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारा क्या निकल के आ गया, पाई इज इक्वल टू W2/M2/RTV, और ये M इधर चला जाएगा तो पाई नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लो, पाई आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके मोलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेथड है वो अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा अच्छा है। क्यों, एक तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मोलरिटी टर्म को यूज़ में लेते हैं मोलरिटी की जगह, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स, देखो N2/V यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, तो ये मोलरिटी हो गई। और हम बाकी जगह क्या काम में लेते हैं, मोलरिटी,
ठीक है। और दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पर मेज़र कर सकते हैं। थर्ड, जो अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उनके मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, इवन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी अच्छा होता है। और इस मेथड के थ्रू हम पॉलीमर्स जो बायोमोलिक्यूल्स है जो कि जनरली स्टेबल नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मोलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक तो वो हो गए जो जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। जैसे मैं बोलूँ कि हमने किसी सेल को 0.9% WBY NaCl के सॉल्यूशन में रख दिया, मतलब हमने कोई ब्लड सेल है उसको किस में रख दिया, 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन में रख दिया, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक होंगे। यानी ना तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा ना कुछ और, यानी ना तो सॉल्यूशन बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। और हाइपोटोनिक, अगर किसी का जैसे दो सॉल्यूशन है तो एक का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वो तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। जैसे अगर हम किसी सेल को 0.9% से ज़्यादा NaCl वाले सॉल्यूशन में रख दें तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, और 0.9% से कम वाले में रख दे तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। यानी आइसो मतलब सेम, हाइपर मतलब ज़्यादा, और हाइपो मतलब कम, और टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस की। देखो, एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होते हैं, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हम जब सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो हम उनको कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब वो इन कंडीशंस को फॉलो करें कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, या सॉल्यूट जो है वो किसी भी तरीके के एसोसिएशन और डिसोसिएशन की कंडीशन में ना जाए। मतलब हमारे पास राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या देखते हो, ना एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स करें तो उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाए तो क्या होगा, तो जब उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम और ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि KCl है, उसको हमने पानी में डाला तो क्या होगा, पहले KCl क्या था, अकेला था, मतलब एक ही मॉलिक्यूल था, अब वो पानी में डालते ही डिसोशिएट हो गया, मतलब हमें कितने मॉलिक्यूल मिल गए, 2 मॉलिक्यूल मिल गए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरा आप देखो, जैसे आपका बेंजोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इनके अंदर क्या होता है, ये जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट हो जाते हैं। तो एसोसिएशन होने की वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। पहले 2 मॉलिक्यूल्स का था, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए ना। यहाँ पे पहले 2 मॉलिक्यूल्स थे, अब एसोसिएशन की वजह से मॉलिक्यूल कितना रह गया, एक ही रह गया। तो आप क्या देखोगे, जैसे KCl है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 आयन्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, जैसे आपके CaCl2 है, यहाँ पे 3 आयन हो जाएंगे। K4FeCN6 है, 4 आयन तो इसके हो गए और 1 आयन इसके हो गए, 5 आयन हो गए। तो आप क्या देखते हो कि इनके जो मोलर मासेस हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड मोलर मासेस से 1/2 टाइम्स हो गए KCl में, तो 1/3 टाइम्स हो गए CaCl2 में, और यहाँ पे 1/5 टाइम्स हो गए। क्यों हुआ ऐसा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन मोलर मासेस जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि मोलर मास जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। जब डिसोशिएशन होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन
ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उतने ही टाइम्स। तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ये हाफ हो जाएगा, इसके 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ये 1/3 हो जाएगा, इसके 5 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ये 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही एसोसिएशन में क्या हो रहा है, पहले 2 मॉलिक्यूल थे, अब क्या हो गए, 1 मॉलिक्यूल हो गए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी ये कम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। हमारा जो ओरिजिनल मोलर मास है उससे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले इसका मोलर मास जो है, अगर हम ये बोले कि इसका जो मोलर मास है वो 60 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जो मोलर मास है वो ओरिजिनल से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाता है तो मोलर मासेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मासेस बोलते हैं, कि जो भी मोलर मास में कमी या ज़्यादा हुआ है वो हमारे ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में क्या था, कुछ कम या ज़्यादा था। यानी ये क्या हो गया, एबनॉर्मल मोलर मास हो गया, हमारे एक्सपेक्टेड मोलर मास से अलग हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो मोलर मास दैट इज़ आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है। अब ये एबनॉर्मल मोलर मासेस जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसके बेसिस पर हम अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉन हॉफ फैक्टर बोलते हैं। वॉन हॉफ फैक्टर जो है वो क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है एसोसिएशन और डिसोसिएशन को। तो हमारे पास एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम वॉन हॉफ फैक्टर बोलते हैं और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आपको इसके फॉर्मूलाज को ध्यान रखते हैं। तो मोलर जो आपका वॉन हॉफ फैक्टर है वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका रेशो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। याद रखना, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड। ऐसे ही डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड, ऐसे ही डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ठीक है। अब देखो, हमने ये देखा था कि मोलर मास क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम मोलर मास के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे कि मोलर मास क्या ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड नीचे चला जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और तो ये देखो, ये हमारा कैलकुलेटेड ऊपर आ गया और ऑब्जर्व नीचे आ गया। इसके अलावा हम एसोसिएशन डिसोसिएशन यानी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बोले तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, और नीचे क्या आ जाएगा, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और इसको क्या बोल सकते हो, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास का रेशो। ठीक है। अब देखो, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। डिसोसिएशन हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे KCl के लिए आई की वैल्यू 2 होगी, लेकिन बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड के लिए क्या होगी, 0.5 होगी। और ना एसोसिएशन और ना डिसोसिएशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, इनके लिए। अब हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है कि हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के हमने फार्मूलाज पढ़े थे उनको अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉन हॉफ फैक्टर के टर्म्स में आई से। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग IX2 हो गई। एलिवेशन में हमने क्या लगा दिया, IKBM। डिप्रेशन में क्या लगा दिया, IKFM। और वही ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लगा देंगे, ICRT। फिर हम क्या करते हैं, वॉन हॉफ फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, वॉन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये तो हमारा आई हो जाएगा। ठीक है। अब हम एल्फा, एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जब डिसोसिएशन हो रहा है तब, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमने स्टार्टिंग में लिए हैं। अब देखो, डिसोसिएशन अगर हम बात करते हैं कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो जब डिसोसिएशन होगा तो पहले हमने बोल दिया कि A मॉलिक्यूल्स थे, डिसोशिएट हुए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए।
तो T0 पे मोल्स कितने थे 1, और ये जब बने ही नहीं थे इनिशियली। फिर कुछ टाइम बाद जब डिसोसिएशन हो गया तो हमने बोल दिया कि इसके अल्फ़ा, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो डिसोशिएट हो गए, तो इसके कितने बन गए, एन अल्फ़ा बन गए। ठीक है, अब हमें मोल्स निकालने हैं, तो टोटल मोल्स हम कैसे निकाल लेंगे, इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर दिया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया 1 जो है उसको कॉमन ले लिया, और 1 और यहाँ से हमने अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा n-1 बच गया यहाँ से, ये देखो यहाँ से। ठीक है, ये देखो इसको ले लो, n को अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो ये क्या रह गया n-1। ठीक है, थ्योरेटिकली मोल्स हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, कितने आते हैं 1 + 0, मतलब इनिशियली हमारे यही मोल्स थे, डिसोसिएशन के बाद हमारे मोल्स जो है वो ये हो गए। ठीक है, अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था आई का, कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन तो हमारे ये मोल्स है, और बिफोर डिसोसिएशन हमारे ये मोल्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, आई = ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने 1 को जो है वो इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये क्या हो गया, i-1 हो गया, ये n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो गया, मैंने माइनस अल्फ़ा को बाद में लिख दिया, और इस अल्फ़ा को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद हमारा जो अल्फ़ा का फॉर्मूला आता है वो याद रखना, i-1 n-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या आता है, i-1/n-1। अब हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के, एसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के लिए वो ही सेम चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स जो एसोसिएट हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब एसोसिएशन हुआ है तो हमारे पहले NA मॉलिक्यूल्स थे, मतलब A1 A2 ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स थे, अब वो एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि पहले एक मॉलिक्यूल थे, अब क्या हो गए, 0 मॉलिक्यूल हो गए। पहले इनिशियली जो है एक मॉलिक्यूल थे, जब एसोसिएशन नहीं हुआ तो ये बना नहीं था, यानी ये 0 हो गए। जब एसोसिएशन हुआ तो इसके अल्फ़ा कम हो गए, यानी अब यहाँ पे ये क्या आएगा, अपोन में आएगा, डिवाइड में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं एसोसिएशन में, और डिसोसिएशन में हमने वहाँ मल्टीप्लाई में किया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, आफ्टर तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन n, और बिफोर हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, वही सेम आई लगा दो। बिफोर तो आफ्टर डिसोसिएशन तो ये है, और बिफोर डिसोसिएशन ये है, हमने इनको बराबर कर दिया। फिर आगे एलसीएम ले लो। ठीक है, हमने ये एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, तो ये in हो गया, इधर ये आ गया, और फिर इसको n को इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस n अल्फ़ा, n हमने कॉमन ले लिया, i-1, इधर अल्फ़ा कॉमन ले लिया, 1 माइनस n। तो हमारा यहाँ एसोसिएशन के लिए अल्फ़ा क्या निकल के आ रहा है, n इंटू i-1 1 माइनस n, और वहाँ पे हमारा डिसोसिएशन जो है उसके लिए क्या निकल के आया था, i-1 n-1, i-1 n-1, और यहाँ क्या आ रहा है, i-1 1 माइनस n और मल्टीप्लाई में n। ठीक है, तो आपको ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों को याद रखना है आई के टर्म्स में। फिर मैंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको सॉल्व भी कर रखा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सीधा सिंपल जो है मोलर मास निकालना है आपको यहाँ से, तो मोलर मास वो भी किसके टर्म में, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करके आपको ये निकालना है। आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप जो है इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह पहले कर चुके होंगे, जो बच गए हैं उनको कोशिश करना करने की, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको नोट डाउन कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। थैंक यू।